कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। एक शहर में दामिनी अपने लड़के बहू के साथ रहा करती थी। दामिनी का परिवार काफी पढ़ा लिखा था। उसके 2 बेटे की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा भी कुंवारा था। वो अक्सर करके काम के सिलसिले में गांव जाया करता था। एक दिन की बात है, दामिनी कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू दीक्षा उससे कुछ कहती है। हाय राम माँ जी, देखिए छोटे भैया ये क्या कर रहा है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है पागलों की तरह। अरे माँ जी, पागल वो नहीं है, पागल अभी आप होने वाली है। वो देखिए भैया शादी कर रहा है। ये सुनकर दामिनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो देखती है तो अभिषेक अपनी पत्नी मालती के साथ खड़ा हुआ होता है। मालती देखने में काफी सुंदर थी। इस पर दामिनी उससे कहती है, क्यों कर्म जले, तूने किससे पूछकर शादी कर ली? क्या तूने अपनी माँ को बताना भी सही नहीं समझा? अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी तीसरी बहू आ गई है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, पर ये तुझे मिली कहाँ से? आपको तो पता ही है, मैं गांव जाता रहता हूँ, तो मुझे मालती वहीं मिली और मैंने इससे शादी कर ली। क्या तू एक गंवार को बहू बनाकर लाया है? तुझे पता नहीं है कि अपना घर कितना पढ़ा लिखा है? आप ऐसे क्यों कह रही है माँ? अनपढ़ और पढ़ा लिखा क्या होता है? सब कुछ तो संस्कारों की बात होती है ना। ये बहुत ही संस्कारी है, ये हमारे घर को मंदिर बना के रखेगी। मुझे ज्यादा मत पढ़ा, मैं इसे अपनी बहू कभी भी नहीं मानूंगी। ये मेरे घर की सिर्फ नौकरानी बन सकती है। और ये कहकर दामिनी अपने कमरे में चली गई। दामिनी के जाने के बाद उसकी दोनों भाभी भी वहाँ से चली गई। इस पर अभिषेक काफी दुखी हुआ, पर उसने मालती से कहा, कोई बात नहीं मालती, तुम चलो मेरे साथ कमरे में चलो। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए ये सब हुआ है। इसके बाद वो उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में आने के बाद अभिषेक मालती को अपने घर के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर मालती अभिषेक से कहती है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं माँ जी और भाभी को भी मना लूंगी। ये सुनकर अभिषेक बहुत खुश होता है। अगले दिन मालती जल्दी उठ जाती है और वो घर की पूजा करके रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर रीता आती है और वो मालती से कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। आप बताइए, तुम्हें पता भी है हम लोग क्या खाते हैं? हम ये सब नहीं खाते, हम लोग तो पिज्जा बर्गर खाते हैं। बड़ी आई पिज्जा बर्गर खाने वाली, इससे तो तबीयत खराब हो जाती है। हाय राम, कैसे बात कर रही है? मैं तेरी जेठानी हूँ, मुंह संभाल कर बात कर, वरना अभी मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ कर दिखा, मैं भी गांव की हूँ, तुझसे ज्यादा ताकत है, एक ही थप्पड़ में लौट जाएगी। तभी वहाँ पर दामिनी भी आ जाती है और जब वो मालती को रसोई में खाना बनाते हुए देखती है तो वो उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई करमचली मेरी रसोई में घुसने की? चल अपना खाना अलग बना जाकर। वैसे भी ये मेरी रसोई है, इसमें सिर्फ मेरी पढ़ी लिखी बहुएं रह सकती है, तू नहीं। नहीं, मैं तो इसी रसोई में खाना बनाऊंगी। ये मेरे पति की भी रसोई है। ज्यादा मुंह मत चला बुढ़िया, वरना अभी तुझे चारपाई पर लिटा दूंगी। पैर तो कब्र में लटके हैं और जबान कैंची सी चल रही है। हाय राम, देखो तो इसे कैसी बातें कर रही है। कल की नई आई छोकरी मुझे तमीज सिखा रही है। आने दे तेरे पति को, तब उसे मैं बताऊंगी। क्या बताऊंगी? मैंने क्या कुछ गलत कहा? जैसे आप बात कर रही हो वैसे ही मैं जवाब दे रही हूँ। सही से बात करोगे तो सही से जवाब दूंगी। देखिए तो माँ जी कैसे आपसे जबान लड़ा रही है। मुझे तो पता ही है, गाँव की लड़कियाँ बहुत ही बदतमीज होती है। तभी वहाँ पर अभिषेक आ जाता है और वो सारी बात सुन लेता है और वो रीता से कहता है, अच्छा भाभी, अगर मालती ने कुछ कह दिया तो वो बदतमीज हो गई, और आप माँ जी से जो चिल्ला चिल्ला कर बात करती रहती है उसका कुछ नहीं? क्या मुझे पता नहीं है आप माँ से किस तरह बात करती हो? देवर जी, आप तो अपनी पत्नी की ही साइड लेंगे, वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी। और ये कहकर रीता वहाँ से चली गई। रीता के जाने के बाद अभिषेक ने मालती से कहा, मालती चलो तुम कमरे में, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ले आऊंगा। इन लोगों के चक्कर में तुम मत पड़ो, चलो। इसके बाद वो उसे कमरे में ले जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। रीता और दीक्षा
मालती की बेइज्जती करने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी, पर वो कभी भी उनसे कुछ नहीं कहती थी। पर अभिषेक को ये सब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को भी कोई बेइज्जत करे। भले ही वो पढ़ी लिखी न थी, पर बहुत ही संस्कारी थी। वो कभी भी किसी को जवाब नहीं देती थी। और एक दिन की बात है, दामिनी सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिर जाती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर्स दामिनी को देखते हैं तो उसका ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं, पर इसके लिए उन्हें खून की जरूरत होती है। तो डॉक्टर उन लोगों से कहते हैं, आप में से किसी को खून देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत काफी गंभीर है। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। अरे तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैं अपना खून नहीं दे सकती हूँ। यदि मैंने अपना खून दे दिया तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। अब वैसे भी जैसे तैसे तो इतनी मोटी हो पाई हूँ। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं खून दूंगी? मैं क्यों दूं? अगर मैंने खून दिया तो मुझे भी तो कमजोरी आ जाएगी। तो अब खून कौन देगा? अब भैया आप ही खून दे दीजिए ना। भाभी, आपको तो पता ही है मैं खून नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है। सभी लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। तभी मालती ने कहा, मैं दूंगी माँ जी को खून। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, पर आज उन्हें मेरी जरूरत है। और ये कहकर मालती ने अपना खून दे दिया, जिसके बाद दामिनी का ऑपरेशन हो गया और अगले दिन उसे होश भी आ गया। पर इससे पहले अभिषेक मालती को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माँ को होश आने के बाद वो उसे फिर से बुरा भला कहे। जब दामिनी को पता लगा कि मालती ने उसे खून दिया है तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुई और उसने अपनी बहुओं से कहा, मुझे नहीं पता था, मैं जिसे कूड़ा समझ रही थी वो हीरा होगी। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम लोगों से ज्यादा होनहार है। मुझे तो वही अनपढ़ चाहिए, वही मेरे घर की लक्ष्मी है। माँ जी उसे तो भैया ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप उन्हें देखेंगी तो फिर से मालती पर चिल्लाएंगी, इसीलिए। हाय राम, ये क्या हुआ मुझसे? मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद दामिनी सीधा उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल गई और उसने देखा अभिषेक उसे लेकर पुराने वाले मकान में आ गया। जब अभिषेक ने अपनी माँ को देखा तो उनसे कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी तो आपकी तबीयत सही नहीं है ना? मुझे पता है बेटा, पर मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। मुझसे जो गलती हुई है मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे पता लग गया है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बस अच्छे संस्कार होने चाहिए। और मुझे बस मेरी अनपढ़ बहू चाहिए। ये सुनकर अभिषेक बहुत खुश हुआ और फिर उसने मालती को बुलाया। जब मालती ने दामिनी को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर दामिनी ने मालती से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुझे हमेशा बेइज्जत करती रही, पर तूने मुझे खून दिया, जबकि मेरी पढ़ी लिखी बहुएं बहुत खुदगर्ज निकली। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी माँ समझा है। ये सुनकर दामिनी बहुत ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद वो अभिषेक और मालती को घर ले गई और उसके बाद उसने धूमधाम से उन लोगों की फिर से शादी कराई। और अब उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसमें अच्छे संस्कार होने चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पढ़े लिखे पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं वो भी काफी बुद्धिमान होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आप देख रहे हैं आलसी पत्नी। 2 महीने पहले ही रामू की शादी मालती नामक एक महिला से होती है। रामू अपनी बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहा करता था। वो सोचता था कि शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को आराम मिलेगा, बहू आकर घर के सारे काम करेगी। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मालती दरअसल एक नंबर की आलसी महिला थी और साथ ही
उसे पादने की भी बहुत बुरी आदत थी। वो कहीं भी किसी के भी सामने पाद दिया करती थी। अरे भाग्यवान, जरा हाथ पर हिला लिया करो, जंग लग जाएंगे। बेचारे मेरे माँ बाप बहू होते हुए भी काम कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती क्या? अजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वैसे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे इतना बोला नहीं जाता। अच्छा जी, मैं ना सोने जा रही हूँ, आप खाना बना कर रखिएगा, ठीक है? ऐसा बोलकर वो सोने चली जाती है। हे ईश्वर, ये कैसी बीवी दे दी है आपने, पदोड़ी पत्नी। ये तो मुझसे ही काम करवाती है और खुद केवल पादती है। मालती उठकर एक ग्लास पानी तक लेना पसंद नहीं करती थी, इसमें भी उसे आलस आता था। अजी सुनिए ना, एक ग्लास पानी दे दीजिए, बड़ी प्यास लग रही है और मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। दे दीजिए ना प्लीज। अरे अरे, जरा तो शर्म करो, हर वक्त सोई रहती हो और पादती रहती हो। बता देता हूँ मालती, 100 आलसी मरे होंगे जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा। इतना आलस भी ठीक नहीं है। ओहो जी, आप भी ना हर बात पे बस लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ ना कि मैं इतना बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती, समझे आप? और इतना बोलकर मालती वापस से बात देती है। उफ, ये नहीं मानेगी। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ मालती अब और भी ज्यादा आलसी होती जाती है। अरे बहू, जरा देख तो दरवाजे पर कौन आया है? ओहो माँ जी, आप भी ना इतना परेशान मत होइए, जो कोई भी होगा थोड़ी देर दरवाजा पीटेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। अब वैसे मेरा पेट भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। और इतने में मालती फिर से बात देती है। हे भगवान, इस लड़की में तो जरा भी शर्म नहीं है। सास सामने खड़ी है और देखो तो इसे, ये है कि जोर जोर से बस पादे जा रही है। तुझे तो कुछ बोलना ही पाप है। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। वही तो माँ जी, अब ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मुझसे कहाँ कोई काम हो पाता है। मैं कितनी आलसी हूँ। मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे काम करने के लिए बनाया ही नहीं है। मालती भी अब खुद को आलसी मानती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो कोई काम नहीं कर सकती। जब भी वो काम करती थी तो तुरंत थक जाती थी और इसीलिए वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। वो बस सोती थी और खाती थी। हे भगवान, खाना खाना भी कितना मुश्किल काम है। कितनी बार मुंह चलाना पड़ता है इसमें। अरे मैं तो खाते खाते ही थक जाती हूँ। कितना अच्छा होता ना कि मेरा पेट खुद ब खुद ही भर जाता और मुझे मुंह चला चला कर खाना भी नहीं खाना पड़ता। ऐसे पाद के वाकई बड़ा मजा आता है। रामू अपनी पत्नी से अब परेशान हो चुका था। वो मालती को काम करते हुए देखना चाहता था, लेकिन मानो अब उसे ये संभव ही नहीं लगता था। मालती को पैसों का बहुत लालच था। वो जहाँ भी पैसे देखती तुरंत उठाकर अपने पास रख लेती। रामू अक्सर एक पंडित जी के पास जाया करता था। उन पंडित जी के एक भी बच्चे नहीं थे। वो रामू को ही अपना बेटा मानती थी। मालती के आलस से परेशान होकर रामू पंडित जी से सुझाव मांगता है। पंडित जी, अब आप कुछ बताइए जिससे मैं अपनी पत्नी का आलस ठीक कर सकूं। अच्छा, एक काम करो, अपनी पत्नी को कल साथ में लेके आना, फिर बात करते हैं। अब रामू घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है और अगले दिन मालती को किसी बहाने से पंडित जी के पास लेकर जाता है। ओहो जी, ये कहाँ ले आए आप मुझे? कितना चिल्लाया आज आपने मुझे, वो भी इसके लिए। बेटा, तुम्हारे काम की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, सुन तो रही हूँ, अब आप बोलिए भी। क्या तुम करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बनना चाहोगी? अब
पैसों का नाम सुनते ही मालती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या? करोड़ों की मालकिन? जी जी, बिल्कुल, मैं जरूर बनना चाहूंगी। अरे अरे थोड़ा संभालो वरना उड़ जाएगा आपका भविष्य पाद के साथ ही। अरे वो माफ कीजिए, गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप उसे इग्नोर कीजिए और अपनी बात बताइए। अच्छा तो वापस आते हैं जरूरी बात पे। उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ हाँ, बताइए क्या करना होगा मुझे? 1 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तुम्हें जिम्मेदार बनकर दिखाना होगा। फिर मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई करीबी, इसलिए मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। ठीक है अजी, चलिए ना, चलकर जरा जमीन तो देख ले। ओहो, रोको कभी तो इसे। वैसे मालती, मैंने सब देख लिया है, सब बहुत बढ़िया है। पंडित जी तो मुझे सारी जमीन देने की बात कर रहे थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, मेरी पत्नी को दे दीजिए। ऐसा सुनते ही मालती बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे फटाक से हाँ बोल देती है। करोड़ों की बात सोचकर मालती घर आते ही अब सारा काम शुरू कर देती है। हाँ, शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हर एक काम करने लगती है और वो भी बहुत अच्छे से। वाह भगवान, आज का सूरज कहाँ से निकला है। मालती तो एकदम बदल गई। 1 महीने तक लगातार मालती घर का सारा काम करती है, वो भी हंसी खुशी। और इसके बाद अब वो पंडित जी के पास आती है। अब पंडित जी, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और हाँ, वो भी पूरी जिम्मेदारी से। अब आप बस जल्दी से अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दीजिए। कौन सी संपत्ति? बेटा यहीं छोटी सी मंदिर में मेरा छोटा सा बसेरा है। ये सब तो मैंने तुम्हें सीख देने के लिए कही थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता पंडित जी। ऐसा करके तो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी भी तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई काम नहीं कर सकती? तुम कुछ भी करोगी तो थक जाओगी, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। इतना सुनते ही अब मालती सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ पंडित जी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो खुशी खुशी में ये बात ही भूल गई कि मैंने अकेले ही घर का सारा काम किया और वो भी 1 महीने तक। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने बिना थके सारे काम कर लिए। पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी और अब मैं घर के सारे काम करूंगी और फिर मुझे कोई आलसी भी नहीं बोलेगा। अब आया ना डबल मजा। मालती तभी रामू के साथ घर आ जाती है। रामू सारी बातें माँ को बताता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। लेकिन अब ये बता, इसकी आलस की आदत तो दूर हुई, लेकिन इसके पादने का क्या करें? अरे माँ, इसका इंतजाम भी हो गया है। पंडित जी ने एक जड़ी बूटी दी है, उसे खाने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके बाद मालती घर का सारा काम करने लगती है और आलस बिल्कुल त्याग देती है। जड़ी बूटी भी काम करती है और मालती के पादने की भी आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और पंडित जी को बहुत सा धन्यवाद देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।